नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह पहले मैं आपको अपना चैप्टर याद दिला दूं। हमारा चैप्टर है बच्चे जल संसाधन। जल संसाधन। तो चलिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि कितना जल है हमारे पास, लवणीय जल, कितना अलवणीय जल। हमें जल के प्रबंधन और संरक्षण की आवश्यकता करना यह समय की मांग है। क्लियर है? तो चलिए बच्चे, हमारा अगला पॉइंट है बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। ठीक है, यहां से बच्चे केयर कीजिएगा। हमारा अगला पॉइंट है बहुउद्देशीय नदी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित, मतलब बच्चे एक साथ, समन्वित का मतलब एक साथ, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए समझते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन क्या है। बच्चे पहले एक बात समझिए कि जो सिंचाई आप समझते हैं, जैसे हम खेतों में पानी देते हैं, वो तो सिंचाई है। तो क्या सिंचाई की व्यवस्था भारत में आज है या पहले से भी थी? अगर इस बात से को हम ध्यान से सोचे तो बच्चे याद रखिएगा, प्राचीन काल में मतलब पुराने समय में भी सिंचाई के लिए क्या थी? व्यवस्था थी। इसका मतलब हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि जो सिंचाई की हम बात करते हैं, वो सिंचाई जो थी वो प्राचीन काल में भी थी। याद रखेंगे बच्चे, वो प्राचीन काल में भी थी। लेकिन प्राचीन काल में कैसे? तो क्या करते थे कि प्राचीन काल में पत्थर और मलबों से हम क्या बना लेते थे? बांध बना देते थे पानी में। तो हमने देखा कि प्राचीन काल में जो सिंचाई की व्यवस्था थी उसमें क्या थे कि पत्थर एवं मलबों से क्या बना देते थे? हम बांध बना देते थे, या जलाशय में तटबंध बना देते थे, मतलब उसके किनारे को घेर देते थे पानी के लिए। तो पत्थर मलबों से बांध बना देते थे, जलाशय के क्या कर देते थे? तटबंध कर देते थे, और नहरों का विकास बना लेते थे। क्या कर लेते थे? नहरों को बना लेते थे। तो हमने देखा कि प्राचीन काल में हमने सिंचाई की अपनी अलग अलग व्यवस्था कर रखी थी। जैसे मैं फिर से बता दूं बच्चे कि पत्थर और मलबों से बांध बना लिया जाता था, जलाशय का तटबंध बना दिया जाता था, या नहर की क्या जी कर जाती थी? व्यवस्था की जाती थी। और याद रखिएगा कि ये सिर्फ प्राचीन काल की बात नहीं है, ये जो व्यवस्थाएं हैं वो आधुनिक काल में भी जारी है। ऐसा नहीं है बच्चे कि ये नहीं है, ऐसे सोचिएगा कि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये आधुनिक काल में भी जारी है। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि सिंचाई प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था आज भी आधुनिक काल में भी क्या है? जारी है। लेकिन इसके लिए अब क्या किया जा रहा है? अधिकतर नदियों के बेसिन में बांध बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि आधुनिक काल में हम क्या कर रहे हैं? तो नदी के बेसिन में, बच्चे नदी का बेसिन का मतलब होता है घाटी। तो याद रखिएगा कि आधुनिक काल में नदी के बेसिन में हम क्या बना देते हैं? बांध बनाते हैं। इसका मतलब है कि जब नदी के बेसिन में बांध बनाते हैं तो उससे भी हमारी सिंचाई का काम शुरू हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, याद रखिएगा बच्चे कि परंपरागत बांध से नदियों एवं वर्षा का जल पहले इकट्ठा किया जाता था, और इकट्ठा करने के बाद हम उसे क्या कर देते थे? खेतों में डालते थे। इस बात को हमें समझना है बच्चे कि जो प्राचीन तरीके से या परंपरागत जो बांध बनती थी, तो उस परंपरागत बांध में हम नदी और वर्षा का जल क्या करते थे? रोककर इकट्ठा कर लेते थे, और इकट्ठा करने के बाद हम उसी जल को क्या कर देते थे? खेतों में डाल देते थे। लेकिन आज के जो बांध हैं उनके अन्य उद्देश्य भी हैं। याद रखिएगा बच्चे, इसका मतलब है कि हमने ये सीखा कि जो पारंपरिक बांध है,
पारंपरिक बांध से हम क्या करते थे कि वर्षा का पानी या नदी का पानी घेर के रोकते थे और रोककर उस पानी को क्या कर देते थे, खेतों में डाल देते थे। लेकिन आधुनिक जो बांध है या आजकल के जो बांध बनाए जाते हैं उससे बच्चे, उसमें सिर्फ खेती की बात नहीं होती, उससे हम पीने का पानी बनाते हैं, उससे हम जल विद्युत बनाते हैं, उससे खेतों के सिंचाई के लिए पानी जाती है, उसमें नाव चलाने के लिए बच्चे पानी जाती है, यहाँ तक कि मछली तक पालन का हम उसमें कार्य करते हैं। तो जरा ये बताइए, तो क्या अब हम उस बांध का सिर्फ एक ही उपयोग कर रहे हैं या अलग अलग उपयोग कर रहे हैं? देख सकते हैं ना बच्चे, अलग अलग उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए इन बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि आधुनिक बांध के विभिन्न उपयोग हैं। आधुनिक बांध के विभिन्न उपयोग हैं, अतः इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि हम इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं। इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं बच्चे क्योंकि अब जो है सिर्फ परंपरागत नहीं है कि पानी रोके और खेत में डाल दें, अब तरह तरह के उपयोग है। जैसे मैंने भी आपको बताया बच्चे कि आप सिंचाई की भी व्यवस्था करेंगे, घरेलू पानी की भी व्यवस्था करेंगे, पीने की भी पानी है, मछली भी इसमें पाली जाएगी, नाव वगैरह चलाने की व्यवस्था की जाएगी, अलग अलग उपयोग किए जाएंगे, जल विद्युत भी बनाई जाएगी। तो इन बांधों के बहुउद्देशीय उपयोग के कारण बच्चे हम इन्हें क्या कह देते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। जैसे कि सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना। आप बच्चे इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि जो सतलुज नदी है और दूसरा क्या है बच्चे, ब्यास नदी है। तो सतलुज और ब्यास के अगर हम बेसिन की बात करें, मतलब दोनों के अगर घाटी की बात करें, तो इसी बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना है। क्या है बच्चे, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये बताता है कि भाखड़ा नांगल के जो हैं अलग अलग उद्देश्य हैं, डिफरेंट उद्देश्य हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। उसी तरह याद रखिएगा कि जो भाखड़ा नांगल डैम है उसमें जल विद्युत भी है और उसमें क्या है, सिंचाई भी। तो हमें इसको याद रखना है बच्चे कि भाखड़ा नांगल परियोजना से हम जल विद्युत तो बनाते हैं और जल विद्युत बनाने के साथ साथ हम उसमें क्या करते हैं, सिंचाई का भी कार्य करते हैं। पूरी बात समझ में आई? अच्छा, उसी तरह बच्चे क्या है कि आपको मैं ये भी बता दूं कि महानदी में भी क्या बना है, हीराकुंड परियोजना। तो एक और नदी है बच्चे महानदी। तो महानदी जो नदी है इसमें जो परियोजना है उसका क्या नाम है बच्चे, हीराकुंड परियोजना। तो समझ सकते हैं कि ये जो है बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं हैं, तो इन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा गया है। इसलिए कहा गया है बच्चे कि इनसे अलग अलग हम काम लेते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, याद रखिए कि स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल प्रबंधन संसाधन प्रबंधन। याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद हमने समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के उपागम पर, मतलब इसी आधार पर हमने बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की थी। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि स्वतंत्रता के बाद जैसे मैंने आपको बताया ना बच्चे, समन्वित जल प्रबंधन, समन्वित जल प्रबंधन। याद रखिएगा बच्चे कि स्वतंत्रता के बाद समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के आधार पर, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के आधार पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई थी। बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो याद रखेंगे
कि हमने जो स्वतंत्रता के बाद बहुउद्देशीय परियोजना को शुरुआत किया था वो इसलिए किया था कि ये किसके आधार पे था? समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, यानी जितने भी जल के संसाधन हैं सबका प्रबंधन हम समन्वित करें, सबका प्रबंधन हम क्या करें बच्चे? एक साथ कर ले। इसलिए इस बहुउद्देशीय परियोजना की क्या कर दी गई? शुरुआत की गई। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखना है बच्चे कि नेहरू ने बांधों को ही आधुनिक भारत का क्या कहा था? मंदिर कहा था। तो बच्चे जो हमारे नेता थे जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों को ही क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे कि इन बांधों का कितना उपयोग है या इनका कितना ज्यादा महत्व है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को, यहां याद रखेंगे बच्चे, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो समझ सकते हैं कि जितने भी बहुउद्देशीय परियोजना के मांग हैं वो आधुनिक भारत के क्या हैं? मंदिर हैं। क्लियर है? लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि यह भी देखा गया है कि कुछ वर्षों में परियोजना एवं बांध विरोध के विषय बन गए हैं। आप समझ सकते हैं जो मंदिर है वो आज क्या है? विरोध के विषय। तो हमें इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि कुछ वर्षों में ही ये बात चीज देखी जा रही है कि कुछ वर्षों में बांध एवं परियोजना, कुछ वर्षों में बांध एवं परियोजना विरोध के विषय हो गए हैं। क्या हो गए हैं बच्चे? विरोध के विषय। इसका मतलब है कि जो आधुनिक भारत के मंदिर हैं अब वो क्या बन गए हैं? विरोध के विषय हैं। अब ये सोचना है कि ऐसा क्या हो गया कि कुछ वर्षों में बांध और परियोजना विरोध के क्या हो गए? विषय हो गए। तो याद रखिएगा बच्चे कि कहा जाता है कि अगर आप नदियों में बांध बनाएंगे तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक बहाव क्या होगा? अवरुद्ध होगा। भाई सिंपल सी बात है बच्चे कि अगर मान लीजिए कि नदी बह रही है, जैसे मान लीजिए यहीं पर एग्जाम्पल ऐसे देखिए बच्चे, मान लीजिए ये नदी बह रही है और अब बहती नदी के ऊपर अगर आपने बांध बना दिया तो क्या नदी का बहाव नहीं रुकेगा? रुकेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नदी का जो प्राकृतिक बहाव है, नदी का प्राकृतिक बहाव वो क्या हो जाता है? वो अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए याद रखिएगा ये विरोध के विषय भी है। यहां तक समझ में आए? तो ठीक है, हम देख सकते हैं कि बांध बनाने से नदी का प्राकृतिक बहाव क्या हो जाता है? रुक जाता है। दूसरी बात है बच्चे कि जरा सोचिए कि जब नदी का पानी बहता है तो अपने साथ मलबा और तलछट भी तो बहाता है। तो अगर मान लीजिए बांध बीच में बनेगा और वो नदी के बहाव को कम करेगा तो मलबा भी तो रोक देगा। इसका मतलब है कि तलछट का बहाव भी कम हो जाता है। देख रहे हैं बच्चे? तो हमने देखा कि तलछट का बहाव कम हो जाता है। तो एक ये भी परेशानी है कि तलछट का बहाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब फिर सोचिए बच्चे, अगर तलछट का बहाव कम होगा तो क्या इस पहले इधर का जो पानी है इसके तली में तलछट बैठेगी? बैठते जाएगी। तो बच्चे जरा सोचिए कि जलाशय की तली में तलछट क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो हमने देखा कि जलाशय की तली में तलछट क्या हो जाएगा? फिर जमा हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? देख सकते हैं, रुकेगा तो यहां पर इसी के अंदर क्या होगा? तलछट भी क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और अगर बच्चे तलछट जमा होगा तो फिर नदी का तल क्या हो जाएगा? चट्टानी हो जाएगा। तो फिर याद रखिएगा कि तल जो है कैसा हो जाएगा बच्चे? चट्टानी। तो हमने देखा कि तल क्या हो जाता है बच्चे? चट्टानी हो जाता है। और अगर तल भी चट्टानी हो जाए तो आप समझ सकते हैं बच्चे कि नदी जीव आवास में फिर भोजन की कमी हो जाएगी। तो हमने ये भी देखा कि भोजन की कमी हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा कि जो जलीय आवास करते हैं, जो जल में रहते हैं, फिर उनको क्या होगी? भोजन की कमी होगी। तो कहीं ना कहीं ये जीवन भूख से भी तो मरेंगे। तो याद रखिएगा बच्चे कि नदी के जो जीव हैं उनके आवास में क्या होती जाएगी? फिर भोजन की कमी हो जाएगी। और याद रखिएगा कि बांध जो है वो नदियों को क्या करता है? टुकड़ों में तोड़ देता है। देख रहे, अगर बांध बनेगा तो नदियां क्या हो जाएंगी? टुकड़ों में टूट जाएंगी।
तो इस बात को याद रखना है बच्चे कि बांध क्या करता है कि नदियों को टुकड़ों में तोड़ देता है। हमें इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। मैं इसी पॉइंट में ऊपर की ओर लिख देता हूं बच्चे, ताकि ये चीजें आपके सामने एक साथ रहे। तो फिर याद रखिएगा कि बांध जो है नदियों को टुकड़ों में कर देता है। नदियों को क्या करता है? टुकड़ों में कर देता है। तो देख सकते हैं कि बांध का विरोध क्यों होता जा रहा है, कि इससे इतनी सारी क्या है, प्रॉब्लम है। और बच्चे याद रखिएगा कि इसी के पक्ष में आपने सुना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, सब इन्हीं के लिए विरोध में हुआ था। पूरी बात समझ में? मैं मिटा दूं बच्चे, आप सीख चुके हैं इसे, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चे कि इसी के विरोध में फिर क्या क्या हुआ था। तो आपने देखा था कि इसके विरोध में हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। देख रहे हैं बच्चे, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। फिर यह भी हुआ था बच्चे टिहरी बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बचाओ आंदोलन। ये सारे आंदोलन क्या हुए थे? तो हम सीधे कहेंगे ये बांधों के विपक्ष में हुए थे। उनके क्या हुए थे? खिलाफ हुए थे। याद रखिएगा बच्चे कि स्थानीय समुदाय ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। हमें इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि स्थानीय समुदाय ने ही क्या किया था? विरोध किया था। हो सकता है वो इन चीजों को समझते हो। तो हमने देखा कि स्थानीय समुदाय ने क्या किया था? विरोध किया। इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ के जो भी स्थानीय लोग थे उन्होंने क्या किया था? इसके लिए बड़े पैमाने पर विरोध किया था। चलिए यहाँ तक तो हमें समझ में आया बच्चे। अच्छा, हमें यह भी सोचना है कि ठीक है चलो, अगर बांध बना तो आखिर इस बांध का लाभ क्या सभी को मिला? जरा सोचिए बच्चे कि अगर इस बांध का लाभ सभी को मिलता तो क्या इसका बड़े पैमाने पर विरोध होता? नहीं होता। इसका मतलब है लाभ सभी को नहीं मिला, लाभ कुछ लोगों को मिला। तो यह भी तो गलत हुआ। तो याद रखिएगा बच्चे कि बांधों का लाभ, जरा देखें कि बांधों का लाभ किसे मिला। थोड़ा ये भी हमें सीखना है बच्चे। तो ये देखिए, बांधों का लाभ किसे मिला? बांधों का लाभ मिला बच्चे बड़े किसानों को। किसे मिला? बड़े किसानों को मिला, ठीक। बड़े किसानों के बाद फिर किसे मिल रहा था? धनी किसानों को मिला। तो हमने देखा कि बांधों का जो ये लाभ था वो किसे मिला? बड़े किसानों को मिला। फिर वो किसे मिला? तो हमने देखा कि वो धनी किसानों को मिला। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि ये उद्योगपतियों को मिला। फिर किसे मिला बच्चे? उद्योगपतियों को मिला। बड़े बड़े नगरीय केंद्रों को मिला। आप देख सकते हैं कि सामान्य जनता या आदमियों की क्या हुई? अनदेखी हुई। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो हमने देखा कि लाभ जो है किसे मिला? तो बड़े किसानों को मिला, धनी किसानों को मिला, बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिला, और फिर किसे मिला? नगरीय केंद्रों को। तो बच्चे कहीं ना कहीं समाज में विषमता आई और कुछ लोग जो हैं इसके विरोध में भी आ गए। तो हमने देखा कि किस तरीके से बांधों का विरोध भी किया गया और बांधों का लाभ कुछ ही लोगों को मिला। यहां तक समझ में आए? अच्छा, अब यहां पर बच्चे केयर कीजिएगा कि बांधों से क्या हुआ? बड़े पैमाने पर सिंचाई हुई। तो सिंचाई ने भी कई फसल प्रारूप को परिवर्तित किया। इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि सिंचाई ने फसल प्रारूप को भी बदल दिया। सिंचाई ने क्या किया बच्चे? फसल प्रारूप को भी बदल दिया। इसका मतलब हो गया कि अब किसान जो हैं जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित होने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें बांध से पानी मिल रहा था। इसका मतलब है कि अब वैसी भी फसल लगाओ जिसको पानी चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया? जल गहन और वाणिज्यिक फसल लगाई। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि किसानों ने कैसे फसल लगाए? तो जल गहन एवं वाणिज्यिक फसल की ओर आकर्षित हुए। तो हमने देखा कि जल गहन और वाणिज्यिक फसल की ओर क्या हुए? हम आकर्षित हुए। देख सकते हैं बच्चे। अच्छा, अब जरा सोचिए कि जल गहन और
की ओर हम आकर्षित हुए। अच्छा, अब क्या हुआ बच्चे कि आकर्षित हो रहे थे, और याद रखिए जरूरत से ज्यादा सिंचाई करेंगे तो लवणीकरण भी हो सकता है। तो इसका मतलब याद रखिएगा बच्चे कि जरूरत के ज्यादा सिंचाई से जमीन में क्या हो सकता है, लवणीकरण हो सकता है। क्योंकि याद रखिएगा बच्चे जितना ज्यादा पानी देंगे फिर नदी का लवणीकरण क्या होगा, मिट्टी का लवणीकरण बढ़ेगा। तो हमने देखा कि इससे क्या हुआ कि मिट्टी का लवणीकरण भी हो सकता है। और बच्चे प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि तुरंत समाज में अमीर और गरीब की सामाजिक दूरी भी बढ़ गई। देख सकते हैं बच्चे, तो हमने इससे यह भी देखा कि अमीर एवं गरीब की सामाजिक दूरी बढ़ी। अमीर एवं गरीब की सामाजिक दूरी भी बढ़ी, क्योंकि बड़े और धनी किसानों को फायदा मिला, उन्होंने हर तरह के फसल को उपजाया। पर जो गरीब किसान थे जिन्हें बांधों का फायदा नहीं मिला, सिंचाई की सुविधा नहीं मिली, फिर उन्हें क्या हुई, परेशानी हुई। और हमने ये देखा कि समाज में अमीर और गरीबों का भी बढ़ता गया। जैसे गुजरात में साबरमती बेसिन में बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी। याद रखिएगा बच्चे कि गुजरात के साबरमती बेसिन में जब परियोजना बनी तो उससे अमीर और गरीब का विभेद भी बढ़ा था, यही परेशानी हुई थी। अच्छा, फिर एक बात याद रखिएगा कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से अंतर्राज्यीय झगड़े भी होते हैं, कि ये भी प्रॉब्लम है कि बहुउद्देशीय परियोजना से दो या दो से अधिक राज्यों के बीच क्या हो जाते हैं, झगड़े भी होते हैं, विवाद भी होते हैं, और इन पर आपत्तियां इनके विफल होने पर है। याद रखिए अगर बहुउद्देशीय परियोजनाएं सफल नहीं हो जाती हैं, विफल हो जाती हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं, इन पे बहुत सारी आपत्तियां लगाने लगते हैं। अच्छा, तलछट अगर इसी तरह जमा होगा तो क्या होगा कि पानी का लेवल ऊपर उठेगा बच्चे। और मान लीजिए तली में तलछट जमा हो रहा और पानी का लेवल उठा तो पानी फैलेगा, और अगर पानी फैला तो फिर बाढ़ की तीव्रता भी बढ़ जाएगी। और याद रखिएगा बच्चे कि वर्षा के कारण और इनके कारण जमीन पे क्या होता है, निम्नीकरण भी होता है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ बच्चे, गुजरात में हुआ, भूमि निम्नीकरण क्या हुआ, बढ़ने लगा। अच्छा, और भी एक बात याद रखिएगा कि लोग ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े बांधों से भूकंप भी आते हैं और जल जनित बीमारियां भी डेवलप होती है। तो बच्चे कहीं ना कहीं समझना होगा कि अगर बांधों में इसी तरीके से तलछट जमा होगी, लेवल ऊपर उठेगा, पानी फैलेगा, तो बाढ़ की तीव्रता भी बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि अगर वर्षा मान लीजिए बहुत हो रही है तो बांध का पानी ऊपर उठेगा, और अगर तेजी से बहेगा तो मिट्टी को भी तो काटेगा। इसका मतलब है भूमि का क्या होगा, निम्नीकरण भी हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में। और याद रखिए अगर भूमि निम्नीकरण बढ़ेगी तो परेशानी तो होगी ही होगी। अच्छा, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े बांधों से भूकंप भी आते हैं, और इसी तरह अगर बांधों में अगर पानी भी इकट्ठा होते रहेगा तो बैक्टीरिया वायरस अगर जन्म होगा तो जल जनित बीमारियां भी विकसित होगी। तो देख सकते हैं कि आधुनिक परिदृश्य में या आजकल में बच्चे बांधों के विरोध में भी कितनी सारी आवाजें उठ रही हैं, जबकि इसे हमने क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।